नुक्ता नज़र में अस्सलामु अलैकुम और मैं हूं हबीब अकरम और मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है तो पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को सजाए मौत सुना दी। मालाकंद से फौज वापस बुलाने में जल्दबाजी ना करें, मशवरा करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। मालाकंद की सिविल इंतजामिया की वापसी दूर चली गई। सिमनी इलेक्शन पर भी एतराजात। NA 71 का मामला आयला मलिक लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गयी। बाबर आवान वकील। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को सजाए मौत दी गई। शामी साहब, जुर्म यह था कि 71 में उन्होंने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया था लोगों के खिलाफ। अब्दुल कादिर मुल्ला साहब को जो सज़ा दी गई है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो अमेरिका में जो वाक़या हुआ था जी उनकी नेवल एक बेस पर या नेवल यार्ड में, उसका क्या बना? शामी साहब, उसका ये बना है कि वहाँ पे एरन अलेक्सिस नामी एक स्याफाम शख्स था जो मारा गया है वहाँ पर, और 34 साल उसकी उम्र थी और उसने गोलियां चलाई। लेकिन पुलिस का ख्याल था कि 3 लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली एक ही आदमी है। लेकिन उसके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में थोड़ा सा शक है कि ये खराब तो कैपिटल हिल से चंद किलोमीटर के फासले पर है। बिल्कुल। और बात यह है कि वो कहाँ इतना गार्डेड जगह है, मुहाफिज मौजूद होते हैं, कश्तियाँ इर्द गिर्द चलती रहती हैं, और अंदर कैसे पहुंच गया वो शख्स? वो कॉन्ट्रैक्टर का कोई काम कर रहा था। हाँ, तो थोड़ा सा और यानी ये वो ताज्जुब की बात थी कि आया वो अंदर कोई मौजूद था, आया वो नेवी का आदमी था या वो आउटसाइडर था। हाँ। तो वो दरमियान की चीज थी। कल तो हमें भी जरा खौफ हो रहा था कि कहीं कोई ऐसा ना निकले। अमेरिका में गुज़श्ता 7 साल में 200 ऐसे वारदातें हो चुकी हैं। अच्छा। यानी मैस किलिंग कहते हैं। ठीक। यानी जहां ज्यादा लोग मारे जाएं जिसमें। अब वो मैस किलिंग की जो इस्तिलाह है ना, उसकी तारीफ FBI जो है वो ये करता है कि जिस वारदात में 4 आदमी मारे जाएं और किलर शामिल नहीं है उसमें, ठीक, वो 5वां छठा हो सकता है। अच्छा। 5 लोग मारे जाएं, आम लोग यानी सिटीजन, उसको कहते हैं कि मैस किलिंग की कत्ले-आम हो गए, कत्ले-आम हुआ। ठीक। और ये कत्ले-आम की 200 से जायद वारदातें गुज़श्ता 7 साल में हुई हैं। अच्छा। और 700 अफराद जो हैं उनसे जायद मारे गए हैं इनमें, सिर्फ 2 साल में। 2 साल नहीं, 7 साल। 7 साल में, 7 साल। अब ये जो, और किस तरह से इसमें कहीं चाकू मारे गए, कहीं गोलियां चलाई गई, कहीं घोंसों से काम लिया गया, कहीं जला दिया गया, धुआं छोड़ दिया गया, गैस छोड़ दी गई, मुख्तलिफ तरीके से। यानी अमेरिकन सोसाइटी जो है उसके अंदर तमाम तर हिफाजती इक़दामात और तमाम तर एक तदाबीर के बावजूद कोई ना कोई शख्स जो है कहीं ना कहीं को वारदात कर गुजरता है, उसका जहनी तवाज़ुन खराब होता है। और जहनी तवाज़ुन तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों के खराब होते हैं। अब हम जो जहनी तवाज़ुन इनका खराब होता है, वो जो वारदातें करते हैं, हम उनकी उतनी तशहीर करते हैं जैसे कि पता नहीं दुनिया में पहली दफा कोई वारदात हुई है। अभी ये जो बच्चियों का मामला हुआ है, जगह जगह ये वारदातें हो, ये आप देखें मेरी पूरी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में जब इस तरह की वारदात की कवरेज शुरू होती है, इस तरह की वारदातों में इजाफा हो जाता है। और मुझे लोग टेलीफोन कर रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं, ये हमारे मीडिया को हुआ क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट कहां सोई हुई है? सुओ मोटो नोटिस इस पे क्यों नहीं लेती कि एक यानी बच्ची की वारदात, दूसरी बच्ची की वारदात, और हर वक्त स्क्रीन पर वही बात चल रही। बिल्कुल। तो एक आदाब होने चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, इस तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। तो उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते।
जी। तो ये बात भी जरूरी थी। अब ठीक है, अब अब्दुल कादिर मुल्ला साहब। देखिए, अब्दुल कादिर मुल्ला जो है वो जमात इस्लामी के लीडर हैं और बड़ी उनकी शोहरत है, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं और उनको दी गई थी पहले उम्र कैद की सजा। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल है जो नाम निहाद वार क्राइम्स के मुलजमों की समाप्त कर रहा है मुकदमों की, उसने पहले इनको उम्र कैद की सजा दी थी। ठीक है, हुकूमत इस पर अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है कि उन्होंने कहा कि ये जनाब सजा थोड़ी है, इसको बढ़ा के सजाए मौत कर दिया जाए। गोया ट्रिब्यूनल को एक उन्होंने कानूनी बुनियाद फराहम कर दी है। नहीं, कानूनी बुनियाद क्या फराहम करनी है? सुप्रीम कोर्ट क्या कानूनी बुनियाद? लेकिन ट्रिब्यूनल पे एक तनकीद हो रही थी ना कि यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से मामला नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें डोगर कोर्ट नहीं थी हमारे यहाँ, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी मुकद्दस कहां से आ गई? यानी जो आंखें बंद करके जो मौत की सजा दे रही है मशकूक मुकदमात में, और उनके वकीलों ने कहा कि हम नजरसानी की दरखास्त करेंगे। जो अटॉर्नी जनरल है उनके महबूब आलम साहब, उन्होंने कहा नहीं, नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं, ये फाइनल सजा है। अच्छा, तो अब वो फाइनल सजा है जो इससे पहले वो वहां से सजा मिल चुकी ट्रिब्यूनल से जी, अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ठीक, जो के जमात इस्लामी के रहनुमा तो नहीं थे लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़े दीनी रहनुमा थे और बड़े टेलीविजन पर उनकी बड़ी धूम थी, बड़ी अच्छी तकरीर करते थे और बड़ी लाखों के मजमू से खिताब करते थे, और मगर वो कहीं गायब होने में कामयाब हो गए। अच्छा। अब बांग्लादेश के अंदर रूपोश है या बांग्लादेश के बाहर कहीं हैं, उनका कुछ पता नहीं है। ठीक, उनको मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन उनके हाथ जो हैं वो अब तलाश में हैं और वो उनके हाथ नहीं आ रहे। तो शामी साहब, ये जो पॉलिटिकल मसला नहीं बन रहा वहां, प्रोफेसर गुलाम आजम साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि उनकी उम्र 90 साल से जायद है, इसलिए ट्रिब्यूनल ने अजराह करम उन्होंने कहा कि हम इनको उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। इससे पहले दिलावर हुसैन सईदी साहब हैं जो नायब अमीर जमात इस्लामी के, जो मोहम्मद कमरुज़्ज़मान है, उनको भी जनाब मौत की सजा सुनाई गई। ठीक, और मैं ख्याल मोइनुद्दीन चौधरी हैं बीएनपी के लीडर जो है, बीएनपी के दो रहनुमा जो हैं उन पर भी मुकदमा चलाए जा रहे हैं और उनमें एक को सजाए मौत सुनाई जा चुकी, और एक मुलजम तो सलाहुद्दीन कादर हैं जो के फजलुल कादर चौधरी के बेटे थे, जो स्पीकर थे हमारी आखिरी असेंबली के। अच्छा, स्पीकर थे फजलुल कादर चौधरी। ठीक, उसमें उनको सजा सुनाई जाने वाली है, अभी सुनाई नहीं गई। वो यहाँ थे, उनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान में थे उस वक्त। गुलाम आजम भी मौजूद नहीं थे वहां मशरकी पाकिस्तान में जब ये सारे वाकयात हुए हैं। और ये जो लोग हैं अब इतने सालों के बाद एक मशकूक किस्म की शहादतें ढूंढ के, और अब तो ये शहादतें आ रही हैं, ये वाकयात आ रहे हैं कि ये जो इल्जाम लगाए जा रहे थे जेनोसाइड के, कत्ले आम के पाकिस्तान की फौज पर, ये मुक्ति बाहिनी कौन थी और ये बहारियों का क्या कत्ल हुआ, और फिर यानी वहां जो ग्रुप्स थे जो इंडिया ने स्पॉन्सर किए थे, उन्होंने जिस तरह लोगों को तहत किया है, तो एक तारीख के कैसे घनौना बाब है वो, उसमें कुछ कोताहियां और फरोगदाश्तें और ज्यादतियां हमारे लोगों से भी हुई होंगी यकीनन, जहां गोली चलती है, लेकिन जो उन्होंने वारदातें की हैं वो भी तारीख का एक इंतहाई घनौना बाब है। लेकिन अब उनको सजाएं दी जा रही हैं और चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, एक लिहाज से कत्ल है ये। और अब लोग 150 अफराद गुज़श्ता एक साल में वहां मर चुके हैं, हलाक हो चुके, एहतजाज करते हुए। डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन हुकूमत जो है ना उसके कान पे जूं रेंग रही है और ना वहां की अदलिया जो है उसकी आंखें खुल रही हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहां से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अब्दुल कादिर मुल्ला के हवाले से। शामी साहब, अब्दुल कादिर मुल्ला साहब को जो सजा हो गई वहां बांग्लादेश में, कोई इंटरनेशनल कोई तहरीक, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही, कोई जस्टिस की के यार ये करे? मूवमेंट, लोग जो हैं जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भी इस पूरे प्रोसेस पर ही एहतजाज किया कि ये जो ट्रिब्यूनल कायम हुआ है यही एक बिल्कुल कठपुतली एक अदालत है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पूरी दुनिया में उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। जितनी आवाज जो है ना मुसलमानों के लिए उठनी चाहिए उतनी उठ रही है। अच्छा, कमजोर सी आवाज है ये? मतलब आवाज जैसी हमारे लिए होगी
ठीक है। कोई देखा ना, अब हम तवक्को रखें कि अमेरिका और यूरोप में एक तूफान बर्पा हो जाएगा, वहां तो कुछ ना कुछ फिर भी आवाजें उठ रही हैं, यहां हमें सांप सूंघ गया लगता। हमारी हुकूमत ना मुंह से आवाज नहीं निकाल रही, जबकि हमारी जिम्मेदारी है ये, यानी हमसे ताल्लुक की बुनियाद पर तो ये काम हो रहा है। देखिए ये जो जमात इस्लामी है, बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, ये 90 के दहाई में जमात इस्लामी जो है यक्के बाद दीगरे, उसने बीएनपी से भी उसका अलायंस हुआ है। अच्छा। और अवामी लीग से भी हुआ है इलेक्शन का अलायंस। अच्छा, इलेक्टोरल अलायंस। और 4% के मार्जिन के साथ ये दोनों जमातें हारती जीतती रही हैं। 3-4 इलेक्शन ऐसे हुए हैं। ठीक। और जमात इस्लामी उसमें एक तवाजुन उसके पास रहा है। हाँ। ठीक है। तो जमात इस्लामी का एक बड़ा वजन था उस वक्त। अब यह हुआ कि 2/3 अक्सरियत से जीती हैं मोहतरमा पिछले इलेक्शन में हसीना वाजिद। अच्छा अच्छा अच्छा। और खालिदा जिया को सेटबैक हो गया। अब बल्दियाती इदारों में तो इस वक्त उनकी पार्टी हार रही है, अवामी लीग जो है। अच्छा। तवक्को की जानी चाहिए कि बीएनपी जीत जाएगी फिर। तो बीएनपी वहां जो है, वो जो मुस्लिम लीग की रवायत थी उसकी पासबान है। अच्छा अच्छा। और ये जो है अवामी लीग जो है, हाँ। वो एंटी मुस्लिम लीग जो एक सेंटीमेंट था उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक। तो ये एक बात यह है कि ये जमात इस्लामी को तो अब वो मुबस्सरीन ये कहते हैं कि वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब तो वहां की तो अदालत ये भी फैसला कर चुकी है कि इसको पार्टी के तौर पर हिस्सा लेने का हक ही नहीं है। ये कोई इतनी सिस्टमैटिक नफरत हो गई। हाँ जी, सिस्टमैटिक। तमाम लोग जो आपकी आइडियोलॉजी से वो यानी बुग़्ज़ रखते हैं, वो सारे अवामी लीग के साथ हैं। और अवामी लीग जो एक बड़ी डिवाइडेड सोसाइटी है, और अवामी लीग ने उस डिवीजन को गहरा किया है। और इतने सालों के बाद गहरा, मुल्कों और कौमों को इस तरह की डिवीजन अच्छी नहीं लगती हैं, उनके मुस्तकबिल के नेकफाल नहीं है। लीडर वो होते हैं जो कौमों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। शम्स साहब, अगली खबर मालाकंड, जहां हमारे यहाँ डिवीजन आइडियोलॉजिकल तो नहीं लेकिन एक गवर्नमेंट के यानी स्टेट के अंदर डिवीजन नजर आ रही है कि अदालत ने मशवरा दिया है, रिमार्क्स दिए हैं कि जनाब आप मालाकंड से फौज की वापसी को डिले कर लें। वो इसलिए कि जो लोग हिरासती मराकज हैं, जो लोग गिरफ्तार, उनका कुछ फैसला कर लें पहले। असल में हमारी जो हुकूमतें हैं, जब तो अभी ये तो पहले तो अपनी परवेज मुशर्रफ साहब रहे इतना अरसा, उनकी बराह रास्त निगरानी में हुकूमत काम करती रही। फिर जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, एएनपी की हुकूमत आई। यानी उन्होंने जान के नजराने तो बड़े पेश किए, लेकिन जो काम करने के थे वो बहुत से काम नहीं हुए। अब ये जो लोग गिरफ्तार किए हैं, भाई इनका करना क्या है, इनको प्रोसिक्यूट कौन करेगा, वो कवानीन कहाँ हैं, वो अदालतें कहाँ हैं, वो जज कहाँ हैं, उनकी कोई लीगल यानी हैसियत क्या है उन मराकज की जिनमें वो रखे गए हैं। फौज तो चीख रही थी भाई कुछ करो, कुछ किया नहीं गया। तो अब अदालत जो है, हमारे जो चीफ जस्टिस है ना पेशावर हाई कोर्ट के जी, वो भी माशाल्लाह एक मर्द दबंग है। तो उन्होंने कहा भाई आप इसका कुछ करके तो जाओ ना। अब ये सारे लोग जो हैं, यानी कोई किए कराए बगैर, आपकी किसी कोशिश के बगैर ही वो इधर उधर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हर चीज का एक तरीका और करीना है, उसको आगे बढ़ाने का, मामलात को दुरुस्त करने का और पेचीदगियों को रफा करने का। लेकिन शम्स साहब, एक सादा सी बात नजर आ रही थी कि फौज जिस तरह गई है उसी तरफ रिट्रीट कर जाएगी। अब ये कानूनी पहलू कैसे रिट्रीट ना इस्तेमाल कर, अच्छा मैं मतलब निकल जाएगी, विड्रॉ कर जाएगी, विड्रॉ माफ कीजिएगा, रिट्रीट है ना। फातेहाना गई थी, फातेहाना आ रही, तो काम तो उन्होंने कर लिया, उन्होंने कर लिया। पहली बात यह है कि वहां कुछ जो मुकदमे अगर चलाने हैं लोगों पे, तो कुछ तो कानूनी बेस तो फराम करनी होगी ना। बिल्कुल। तो लोग तो रखे हुए गिरफ्तार, तो गिरफ्तार लोग कहां जाएंगे? इनसे तो जो आपने हाल देख लिया बन्नू और डेरा इस्माइल खां में जो हुआ, तो बहुत सी पेचीदगियां हैं, वो दुरुस्त करें और वापस फौज आ जाए। बिल्कुल आनी चाहिए। और इंतजामिया जो है वो अपनी सिविल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी संभाले, ताकि कोई अमन सुकून जो है उसको आप पायदार कर सके। फौज का काम ये नहीं है, देखिए ये तो एक ऑक्सीजन टेंट होता है जिसमें आप चले जाते हैं, तो ये नहीं है कि जिंदगी सारी आपने ऑक्सीजन टेंट में गुजारनी है। ठीक। तो शम्स साहब, जब अगर फौज मालाकंड से नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती? मालाकंड में जैसे अभी ये वाकया भी आया है, अपर वाला जो वाकया हुआ है, जिसके खिलाफ आज करारदाद मजम्मत भी आई है। शम्स साहब, तो कौमी असेंबली ने की, तो कौमी असेंबली कल तो सांप सूंघ गया उसको। और आज अखबारात ने शोर मचाया, कॉलम लिखे लोगों ने,
हमारे भाइयों ने सबने। तो आज एक करारदाद मंजूर हुई है, मंजूर होनी चाहिए थी, इसमें यानी दो राय तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो मलाकंड में अगर फौज मौजूद रहती है तो हमारा वो जो मजाकराती सेटअप है, जो मजाकराती निज़ाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो कैसे बढ़ेगा फिर? देखिए, पहले बात तो सुनिए, इलाकों के साथ मिले हुए हैं। ठीक है। फौज अगर वहां से निकलेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फौज कहीं हजार समंदर में चली जाएगी। फौज अपनी बैरक्स में मौजूद रहेगी। अगर आपको जरूरत महसूस होगी फौज को बुलाया जा सकेगा। लेकिन आप दुनिया में जहां भी हंगामा होता है, वो जहां भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, सूरत हाल से निपटने के लिए आप फोर्स तैयार करते हैं। अभी एक रैपिड रिस्पांस फोर्स नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, वो तैयार करें। और ये देखिए, जो कबायली इलाका है हमारा, हम इसमें क्यों इस उलझन में पड़ गए हैं कि हमने फौज के जरिए से इसकी हिफाजत करनी है। जो लोग वहां रह रहे हैं ना, वो हमारी फौज ही तो हैं। अच्छा, वो हाँ, फौज से जो लड़ रहे हैं, फिर उनके बारे में भाई लड़ाई तो हो जाती है, झगड़ा होता रहता है, मुल्कों में भी होता है। हमारे यहाँ तो पानी पे झगड़े हो जाते हैं, वारी लेने पे झगड़े हो जाते हैं। ये झगड़ा जो हुआ है एक खास किस्म के माहौल में हुआ है। हमें उस माहौल से निकलना है। जब अमेरिका की फौजें यहाँ आई, नेटो फोर्सेस आई, जो अफगानिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई, वहां से लोग निकले, वो यहाँ आए। जब यहाँ आए तो अमेरिका ने कहा उनको तलाश करो। जब उनकी तलाश शुरू की तो लोग उनको पनाह दे चुके थे। अब उसके अंदर वो झगड़े में हम भी मुलव्वस होते चले गए। तो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली अगर उस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी हुकूमत होती तो वो कम से कम इन्वॉल्व करती अपने आप को। ठीक। तो वो झगड़ा जो था अफगानिस्तान में, उसको उठा के हम अपने घर में ले आए। अच्छा, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसका, हाँ जी, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि चलिए ठीक है, हम इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जब हमारी फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई तो हमने बता दिया ये हमारी जंग है। अब जब दूसरे लोग जो हमारी फौज को मार रहे हैं, हमारी फौज पे हमले करते हैं बुजदिलाना, और फिर हमारे सिविलियंस को मारते हैं, तो अब हम उन्हें कौन सा स्टेटस देंगे मुज़ाकरात में, अक्रॉस द टेबल बिठा के? बात ये भाई, ये इतनी ज्यादा फलसफा जो है ना, वो किसी एक फलसफी साहब आ गए थे, उन्होंने देखा कहीं हमारे कहीं मोहल्ले में चले गए, कोलू देखा। ठीक है। तो कोलू में वो उन्होंने पूछा, ये बैल जो है इसकी आंखें को बंद की हुई हैं। उन्होंने कहा ताकि ये चलता रहे गोल दायरे में। उन्होंने कहा अच्छा, तो इसके गले में घंटी को बांधी हुई है। उन्होंने कहा अगर जब चलता है ना ये, तो ये इसकी घंटी की आवाज आती रहती है। तेली ने कहा और मुझे पता चलता है कि बैल चल रहा है। तो उन्होंने कहा अगर ये बैल खड़ा हो जाए और सर हिलाने लगे फिर कैसे पता चलेगा आपको? तो उन्होंने कहा जनाब, मेरा ये जो बैल है ये फलसफी नहीं है। तो हमारे जो दोस्त नुक्ते पे नुक्ता निकाल रहे हैं, और मेरे भाई लड़ाई तो आप गुज़श्ता 10 साल से लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल। उस 10 साल से आपने क्या अचीवमेंट की? क्या तीर मार लिए? ठीक है। ये मतलब ये है कि हमने अपनी जानों के कुर्बानी दी है ना। हाँ। उनके भी तो मारे गए ना लोग। ठीक है। वहां क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम देखिए, एक दहशतगर्दों के साथी का मारा जाना और सिविलियन का, आम आदमी का मारा जाना, उसको बराबर समझे। मुझे एक बात बताइए पहले। हाँ। ये दहशतगर्द क्या होता है? अब ये जो आप देखिए, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वो हमारे मुजाहिद थे, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ खड़े थे। आज वो वहां जनाब रांदाए दरगाह है। ठीक है। और जो बागी थे पाकिस्तान के, वो जनाब बने हुए रहनुमा। बिल्कुल। तो ये जो तारीख है, अभी आप हमारी देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब, हाँ। इनको तो डिसमिस कर दिया था वजीर आजम ने। तो ये बागी थे ये तो। हाँ। अब वो सदर पाकिस्तान की पेंशन ले रहे हैं। और हमारे जो क्या ख्वाजा ज़ियाउद्दीन जी, जो बाकायदा दस्तखत यानी एक दस्तावेज पर उनको जनाब किया गया, पुल खुद लगाए वजीर आजम ने उनके कंधों पर। वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पेंशन देने को तैयार नहीं है। ठीक। तो बात यह है कि ये चीजें बहुत सी हकायक की भी होती हैं। ये जिन लोगों को हम बार बार अपना दुश्मन कह रहे हैं, ये एक वक्ती उबाल है, उसके अंदर आ गए हैं। नुक्ता नजर का एक फर्क हो सकता है। भाई देखिए, अगर एक वो कहते हैं कि हम यहाँ इस्लाम की, उनकी ताबीर अपनी है जी, हमारी ताबीर जो हम यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, हाँ। उनकी अपनी है। तो अब ये अगर वो अपनी एक ऑटोनॉमी के साथ एक इलाके में बैठ जाएं और अपना नज्म नक्श संभाल लें और अपने एक प्रोसेस के जरिए से बंदूक रख कर
लोगों का एतमाद हासिल कर लें जी, तो वो मुल्क की अब सूबा चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते? शामिल साहब, मेरे जहन में एक सवाल आया, लेकिन बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक है, ब्रेक के बाद वो गुफ्तगू अभी आगे बढ़ाते हैं। और इलाका और नज़्म व नस्क, ये सवाल है जो मैंने पूछना है शामिल साहब से। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, चली थी मलाकंड से और बात पहुंची मुज़ाकरात तक। शामी साहब, अभी आप कह रहे थे कि इलाका, नज़्म और फिर उनका नज़्म व नस्क संभालना, तो गोया आप उस आर्गूमेंट की तायद कर रहे हैं कि फिर हम इन्हें बराबर का फरीक माने, इन्हें और अपने आमने सामने बिठा के इन्हें कुछ इख्तियारात दें। देखिए, वो अगर हथियार रखते हैं और पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे उनको भी ये हक हासिल है कि वो वहाँ इलेक्शन लड़ लें, ठीक है, इलेक्शन लड़ें और अपने, अगर लोग उनको एतमाद के काबिल समझते हैं तो नज़्म नस्क संभाल लें। इसमें क्या हर्ज है? देखिए, मामलात को जितना पेचीदा बनाना चाहें हम उतना पेचीदा बना सकते हैं, ठीक है, जितना आसान करना चाहें उतना आसान कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि जो लोग कहते हैं मज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये जो बलूचिस्तान के बारे में भी तो करारदाद आई है ना कि वहां के इंतहा पसंद जो मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर है, जी बिल्कुल, वो कितने लोगों को मार चुके हैं, वो सैकड़ों लोग, और उनमें से ऐसे हैं जो पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराने देते, ऐसे हैं जिन्होंने ज़ियारत पे कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी पे हमला किया, बिल्कुल ठीक है, ऐसे हैं जिन्होंने जनाब कुश्तों के पुश्ते लगाए, पंजाबियों को मारा, सराइकियों को मारा, उर्दू स्पीकिंग को मारा। कौन सा नावक ने तेरे साथ ना छोड़ा जमाने में? ये डॉक्टर अल्लाह नजर, हर बिहार मरी, बरामदाग भुगती, बिल्कुल, इनसे मज़ाकरात हो तो ही कहते हैं ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। और जब ये बात अगर हम कहते हैं वहां तालिबान से बात हो जाए, जो वहां उनके कमांडर बैठे हुए हैं, तो इसमें इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है हमारे दोस्तों को। और भाई मेरे, आप एक बात अपने एक जैसे रखें। बलूचिस्तान के इंतहा पसंद तो पाकिस्तान की रियासत के खुला बगावत का ऐलान करते हैं, ठीक, उसके बावजूद मैं उनसे बातचीत का, मैं ये नहीं कहता कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी कबायली इलाके में किसी जगह पाकिस्तान का झंडा सरनगू नहीं किया गया, ठीक, उसको जलाया नहीं गया, उसकी तौहीन नहीं की गई, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज भी वहां गूंजते हैं और आज भी वहां से पैगाम आते हैं, अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो हम पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ेंगे फौजों के साथ। और सिर्फ 3 दिन पहले हमारा एक सीनियर ऑफिसर फौज का वो उस पे हमला होता है, वो भी हमला हुआ है। हाँ। और इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है, हमला हुआ है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि हमला, इस सारी, इसको एक तनाजुर में देखेंगे आप ये सारी जो सूरत हाल है, इसको आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब इनसे अब कोई बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हर शख्स से बात होनी चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसको अपने बराबर समझ लेते हैं। वाजपेयी साहब ने यह कहा था कि हम कश्मीरियों से बात करने को तैयार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर। बिल्कुल। तो अब आप कहें कि उन्होंने कश्मीरियों को अपने बराबर तस्लीम कर लिया, अली गिलानी को वज़ीर आज़म इंडिया तस्लीम कर लिया। ये सारे नुक्ते, भाई ऐसा नहीं होता। कुर्दों के साथ तुर्कों के मज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है वो क्या कुर्द वज़ीर आज़म मान लिया तुर्कों ने? ऐसा नहीं होता। ये ग्रुप्स के साथ जो मज़ाकरात होते, और एक ग्रुप में कई कमांडर हैं वहां, उनके साथ जो बातचीत होती है वह गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ठीक, वो आपस में एक राब्ते होते हैं, एक चीजें होती हैं, एक स्पेस दी जाती है। और आप गौर कर लें, हाँ, और अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करता, फर्ज करें हमारे दोस्त कहते हैं, हमारे दोस्त सलीम साफी साहब हमारे जो बड़े नौजवान यानी बेदार बख्श दानिश्वर हैं, वो कहते हैं जनाब ये जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के और दफ्तरों में बैठ के जो तज्जिए हो रहे हैं, हाँ, और मालाकंड के और जनाब फाटा के, वहां भी तो जरा भेजे ना हमारे दानिश्वरों को। ठीक, आपके तो वजीर आजम नहीं जाते वहां, सदर नहीं जाते, जाए जरा। तो भाई बात यह है, ओबामा जो है वो अफगानिस्तान से चल के अपने ट्रुप्स के पास आया था ना। बिल्कुल आया था। तो हमारे जिम्मेदार क्यों नहीं जाते वहां अपने ट्रुप्स के पास? लेकिन शामी साहब, आज तक तालिबान ने क्यों नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात करें? ओहो, मैं कहता हूं नहीं कहते, हम कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे। तो हम एक कोई रायामा भी तो हमवार हो रही है ना। फिर अगर कोई हमसे, हमारा अपना कन्फ्यूजन दूर हो रहा है इस बहाने, चलिए ऐसे ही सही।
अगर हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पूरी यकसुई के साथ कर रहे हैं, कंसेंसस के साथ कर रहे हैं, और जवाब हमें मुस्बत नहीं मिल रहा, और वो कह रहे नहीं हम तो ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर कौम जो है वो तो यकसू हो रही है ना। हाँ, अदरवाइज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने बंदूक से फैसला करना है मैदान जंग में, उसके पीछे यकसुई चाहिए ना कौम की। बिल्कुल। अगर डिवाइडेड कौम तो नहीं लड़ सकेगी। तो आपको इसमें नुकसान क्या है? अगर मुज़ाकरात होके कामयाब हो गए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है होंगे किसी ना किसी तरीके से हो जाएं, तो तब भी ठीक है। ठीक है। और अगर मुज़ाकरात हमारा हाथ झटक दिया जाए, हाँ, तो फिर हमें नुकसान क्या है? फिर कौम यकसू होती चली जाएगी। और आप देखिए ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। ये मेरी बुक्कल में चोर है। ये आप ये ना समझे मेरे अंदर जरासीम है। ठीक। ये लड़ाई वो नहीं है जो सरहदों पर लड़ी जाती है और एक इलाके तक में। मेरा एक भाई, देखिए वो जो अलवी, जनरल अलवी साहब थे जी, उन पर कत्ल की, उन पे हमला जो हुआ, उनको मारा गया, उनकी प्लानिंग करने वाला कौन था? एक फौज से भागा हुआ अफसर था। बिल्कुल। तो ये लड़ाई जो है वो मेरे एक लड़ाई अंदर की लड़ाई है। ये मैं अपने बच्चे से, कहते हैं अपने बेटे से, अपने भाई से जो अंदर घर में मौजूद हो, अगर वो चोर के साथ मिल जाए और कुंडी खोल दे, फिर उससे और तरीके, ये हिकमत अमली की बात है। ठीक। ये सिर्फ एक ही बात जानते हैं भाई, तो भाई 10 साल से फिर वो आजमा रहे हैं, वो करते पर चलता चले जाए, देखी जाएगी जो होगा। यानी रास्ता मुज़ाकरात नहीं, उससे एक अव्वलन तो आप एक रास्ता निकालेंगे। ठीक। मोहब्बत 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 मोहब्बत, कोई दोनों ये गीत गाता चला जा। या तो आप एक कायल कर लेंगे उन बच्चों को, नौजवानों को जो हमारी फौज है वहां थोड़े से बिगड़ गए, उलझ गए हैं, तो हमारे मुहाफिज हैं, हिफाजत करते रहे, या तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है। और नहीं आएंगे तो फिर हम सब यकसू हो जाएंगे कि भाई ठीक है, अब अगर ऐसे ही सही मुकाबला ही करना तो कर लेंगे फिर, और हम उनसे लड़ना शुरू कर दें। यानी मौजूदा लड़ाई में शिद्दत, वो खुद लड़ेंगे। फिर अगर वो हमसे लड़ने पर यानी बजिद हैं, हाँ, तो फिर देखी जाएगी, फिर लड़ाई ही सही, तो फिर हर चे बादा बात। हाँ, देखिए बात ये है, ये क्यों हमें वहम हो गया है? हम ऐसी लड़ाई में क्यों फंसना चाहते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और अपने खिलाफ अपने दिल में क्यों खंजर मारना चाहते हैं? ये कैसे आपकी जवानी जो है उसमें खून आ जाएगा? आप कैसे ताबदार हो जाएंगे आपके गैसू, आपके जनाब अपने ही दिल में खंजर मारने से? शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी शामिल करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, और शामी साहब आप कह रहे हैं कि अब रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात का है। असल में एक हमारे तारिक उमर साहब ने पैगाम भेजा है, जो मशरक़ी पाकिस्तान पर जो गुफ्तगू की है हमसे, उन्होंने उसकी बड़ी तहसीन की है। और हामिद वली साहब बहुत नौजवान हमारे कॉलमिस्ट भी हैं, अखबार नवीस हैं, उन्होंने कहा जी बड़े नए जावियों से आपने आज गुफ्तगू की है तालिबान पर, और बहुत एक नए उफक जो है रोशन हुए हैं। साद हाशमी साहब ने भी कहा है कि जनाब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मेजर वसीम साहब ने यह कहा है कि हबीब अकरम साहब को चंद रोज के लिए वहां भेज दिया जाए ताकि ये अच्छी तरह हालात का जायजा लेके वापस तशरीफ ले आए। मैंने क्या किया है? देखिए मैं बात सुने, मैं जाने को तैयार हूँ, देखिए मेरी बात सुन ले। आप तो वापस आ जाए। मैं तो पहली बात यह है कि मैं अमेरिका जाके तो रह नहीं सकता, ठीक है, ना लंदन में क़याम पज़ीर हो सकता, मैंने तो यही जीना मरना है, ठीक। और ना मुझे कोई मुसल्ला गार्ड रख सकता हूं मैं 10-10, 12-12, 15-15, और ना एजेंसियों से और पुलिस से ये गुजारिश कर सकता हूं मेरे आगे पीछे लोग लगा दो, ठीक। तो मैं तो अपने लोगों के दरमियान रहता हूं, उन लोगों की बात करता हूं, ठीक, जो ऊंचे मोहल्लों में रहते हैं, ऊंचे ऐवानों में जाते हैं, ऊंचे ऐवानों में बैठते हैं, वो कपाते हैं, उनका दिल जो है वो आगा चौरस काश्मीरी की तरह कि गुनाहगार जो है उसके दिल की तरह लरसता है, वो लर्जो मर्जी करते रहे, उनको मुबारक। हमारी बात तो यह है कि हम अपने जो कुछ भी सूरत हाल है उससे निपटेंगे मोहब्बत के साथ, मुफाहमत के साथ,
हिकमत के साथ, दानाई के साथ। तो कराची में नदीम हाशमी को जो वो मामला है वो देखिए, नदीम हाशमी साहब का हमारे एमकेएम वाले जो हैं उनको गौर करना चाहिए सूरत हाल पर। कितना हंगामा किया, कितना शोर मचाया। अब वो जेआईटी से वापस आ गए। उनको इन पुलिस ने जो भी इल्जाम लगाया था उन पर, या उसको उनके मुताबिक उनको नहीं पाया गया, उनको जुम्मेदार वापस आ गए। ये प्रोसेस हमें चलने देना चाहिए, ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है शामिल साहब, आज हमने सवालात लेने थे। मैं आपको पहले बता दूं कि आज सवालात आज हमने लेंगे, और जिमनी इलेक्शन पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1971 नहीं, सॉरी, हल्का जो NA 71 है मियां वाली का, जिसमें आयला मलिक जो थी वो इमरान खान की निशिस्त पर उम्मीदवार थी पीटीआई की, लेकिन उनके खिलाफ एक फैसला आ गया कि वो जनाब उनकी डिग्री FA की जाली है, यानी मैट्रिक की दुरुस्त है, BA की दुरुस्त है, FA की जाली है। ठीक। और फिर एक और उनको खड़ा करना पड़ा उम्मीदवार जो बिल्कुल मिट्टी का मादू था, बोल नहीं सकता था, उनके अजीज थे यानी आयला मलिक के। अब 70,000 वोट तो ले गए, लेकिन वहां धांधली के भी सुना रिकॉर्ड कायम कर दिए गए। और कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां 80% क्या 90% पोलिंग हुई है, ज्यादा हुई है इससे। इसलिए हमारे दोस्त हैं ना, वो पूछते, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 80% पोलिंग हुई है, कहां हुई है? भाई पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा देख लो, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब आयला मलिक के साथ और फिर जनाब वहां पहुंचे, और बाबर आवान साहब उनके वकील थे। और मैंने सुना है कि इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की खिदमत भी उनको फराहम हो सकती थी, क्योंकि इमरान खान साहब के हमसाए हैं वो। अच्छा, लाहौर में उनकी दीवारें मिली हुई आपस में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाबर अवान साहब के ये गले में हाथ डालूंगा। वो उसकी वजह शायद उनका जो रिकॉर्ड है ना, जो भी है, बहरहाल वो अब वकील थे और पूरी ठाट बाट से खड़े थे उनके साथ। देखिए, आयला मलिक जो है, मैं खुद देखता हूं हमारी जो ख्वातीन है ना हमारे यहाँ सियासत में, उनके लिए कितनी मुश्किल है। मैं यकीन करें, मैंने जो आयला मलिक के मामले में मुझे अंदाजा हुआ है, अच्छा, उससे पहले भी बहुत दफा हो चुका, कैसी कैसी कंपेन चलाई जाती है, कैसे कैसे इल्जाम लगाए जाते हैं, कैसी कैसी घटिया गुफ्तगू होती है। मैं कहता हूं कि शर्म से डूब मरना चाहिए। ये ख्वातीन जो हैं, जो सियासत में हैं, बराह रास्त इलेक्शन लड़ने का हौसला रखती हैं, उनकी तवज्जो करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये हमें ये भी सुने, हमारी सियासत को, सियासत को देखना चाहिए, हमारे मीडिया को भी, हमारे दानिशवरों को। बिल्कुल एहतियात से ख्वातीन जो है ना जी, उनीस ठेस ना लग जाए आपको, एहतियात से बात करें। तुम्हारा आज बाबर अवान साहब वहां क्योंकि वकील थे उनके, हाँ जी, और मौजूद थे, और हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो पूछे जल्दी से कि क्या उनका नुक्ता क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बताइए। आप डॉक्टर, हमने जनाब हबीब अकरम साहब ने आपको अलाल ऐलान मान लिया है जी, तो अब आप बताइए किस तरह इलाज कर रहे हैं आप पीटीआई का? देखिए, दो चीजें हैं। हाँ जी। यहाँ सारे का सारा निजाम जो है वो हकीमों के हाथ में है, और वो हकीम जो है अताइयों के हाथ में है, बल्कि सारा इलाज करते हैं। ऐसा मीठी गोलियां दे के, हम मीठी गोलियां वो नहीं देते। कड़वी गोली क्या दे रहे हैं फिर आप? और सीधी बात यह है कि मैंने आज कहा है, इलेक्शन कमीशन के लिए एक टेस्ट केस है, मेरा चौथा अशरा है वकालत का, जिस तरह आपका सहावत का कोई छठा सातवां अशरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं साहब, मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ हुजूर। वो जोश ने कहा, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन ना दिखाना यार। जी, वो जो इशू है वो ये है कि वहाँ उसको केस को लोग कह रहे हैं कि ये दिस इज मदर ऑफ ऑल दी रिगिंग। अच्छा, माशाल्लाह। और उसका सबब, 3 सबब हैं। एक तो ये है कि जो कैंडिडेट साहब हैं, हमने आज वीडियोस वहां पे जमा कराई हैं जिनमें मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर का प्रोटोकॉल पंजाब पुलिस का उनके साथ है, वो और इलेक्शन कैंपेन पे निकले हुए हैं। शादी खेल साहब जो है, और फिर जो नैब याफ्ता भी तो है, वो नैब से तो प्री बार्गेन करके आए हुए हैं। अच्छा, ये हो गया दूसरा। और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है कि आप देख लीजिए कि कितने लोग थे जिनके खिलाफ इस तरह के इल्जामात लगे, सब ने इलेक्शन लड़े। मैं आपको इसलिए नहीं कि कोई आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ इस बात। मैं तो जनाब आप मुझे अपना बरखुरदार समझे। आप सुनिए ना। हाँ जी। आपने आज एक ऐसा आईनी मसला उठाया है जो जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं कभी दी, और वो मसला ये था कि आपका आईन का बुनियादी हक भी कहता है और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी कहता है
कि नेशनल अफेयर्स में आप खवातीन को लेके जाएं और खवातीन की पार्टिसिपेशन को मुमकिन बनाएं। आपका आइन ये भी कहता है कि बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तें रखें और वो खवातीन जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, मैं उनके वकील के तौर पे मियांवाली मैंने छोटा भाई फारूक अवान भेजा था, या मैं उनके मुकदमात कर रहा था। आपने जो कहा यकीन कीजिए कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन है 1%। आपको इस पे भी सलाम कि आपने आवाज तो उठाई कि खवातीन को प्रमोट किया जाए। जो जी आप ये बताएं मुझे, अवान साहब ये बताएं कि ये मैंने ये कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे 80-80, 90-90% वोट पड़ गए? इससे ज्यादा हुआ सर। ये तो एक काम हो गया ना जी। दूसरा ये है कि रात को सारा अमला ही तब्दील हो गया। अच्छा। जिसको उन्होंने दे के जो भेजा हुआ था सामान, उसको कहा भाई वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा के आप फारिग हैं, जाइए, हमारा अपना अच्छा। फिर पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करके वहां पे पोलिंग स्टेशन करवाई गई। अच्छा, फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अभी रिटर्निंग ऑफिसर्स पे तो तोइने अदालत का नोटिस भी हो गया। एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास उसने कहा कि आपकी शिकायत का फैसला इलेक्शन के अगले दिन करूंगा। जो डॉक्टर साहब शिकायत दायर हुई थी उसका फैसला उन्होंने 23 को किया। इस तरह की वहां पे कारीगरियां हुई। डॉक्टर साहब ये बाकी फिर गुफ्तगू होगी, वक्त खत्म हो गया, बल्कि हमारे हाथ से निकल गया। वक्त हमारे हाथ से निकल गया। तो कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। आपके जो सवालात हैं और जो आपने बार बार दोहराए हुए हैं उनके लिए माजरत, कल उन्हें इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।